हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ पे बल तथा गति के नियम देखने वाले हैं। और इससे पहले जो हम लोग चैप्टर देखे थे वो मोशन देखे थे। मोशन, राइट। मोशन में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने अच्छे प्रकार से किया, और वे सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जो एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा, राइट। और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम से VVI क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में आपको कॉपी और पेन लेके बैठना और उसको करना है, और फिर आपको कमेंट में करना है कि आपका कितना सही हुआ था। तो इसी के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन किसका मात्रक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ध्यान से आपको करने हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है। तो आप बताएं, आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है। किसका मात्रक है, बल का। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। और यहाँ पे बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो हम लोग चैप्टर यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें बल का जिक्र है। बल का जो यूनिट दिया हुआ वो है क्या, न्यूटन। सेकंड नंबर में यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि जड़त्व का गुण क्या होता है। ठीक है, तो जड़त्व का गुण आपको बताना है कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक वस्तु का जड़त्व होता है, दूसरा है किसी वस्तु में होता है, तीसरा जो है किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यह केवल गतिशील वस्तु में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। किसी भी वस्तु में नहीं होता है, ये तो एकदम गलत है, ये भी नहीं होना है। किसी वस्तु में होता है, तो किसी वस्तु क्या मतलब है, प्रत्येक वस्तु में होता है। क्या प्रत्येक वस्तु में होता है, जड़त्व। ठीक है ना, जड़त्व जो है वो प्रत्येक वस्तु में होना ही होना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपके सामने है, बल का अनुभव हम कैसे करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बल का अनुभव हम कैसे करते हैं। तो हाउ एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, कैसे हम लोग बल का अनुभव करते हैं। तो आपको बताना है, देख कर कैसे पता चलेगा, है ना। देख के हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, बल तो हम लोग को दिखता ही नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसको हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको महसूस करके भी हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग कैसे, पिंड में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता चलता है कि बल सच में लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, उसका पत्ता हिल रहा है, वहां भी किसी ना किसी प्रकार से फोर्स लग रहा है तभी वो पत्ता हिल रहा है। जैसे बैट से बॉल में कोई बैट्समैन मार रहा है तो बॉल क्या है, किसी भी डायरेक्शन में जाता है, तो हम लोग क्या है, फील्ड में परिवर्तन देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन चेंजिंग देख रहे हैं। बैट से अगर बॉल में लग रहा है तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंजिंग हो रहा है। समझ रहे बात को, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ परिवर्तन से पता कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, परिकलन से नहीं। पहले जब हम लोग को पता ही नहीं चलेगा परिकलन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखना है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे बोल रहा है आपको कि किसी तल पर विराम अवस्था में स्थित पिंड को चलाने के लिए क्या चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी, एक मिनट, इस बहुत मोटा हो गया यार, इसको थोड़ा पतला कर लो। ठीक है, तो किसी भी तल पर विराम अवस्था में स्थित पिंड को चलाने के लिए क्या चाहिए। तो कोई भी तल है और विराम अवस्था में स्थित पिंड है, मतलब रेस्ट में है वो, तो रेस्ट में है, तो अगर उसको हमको मोशन में करना है तो मोशन में कैसे होगा। तो मोशन में होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको संतुलित बल नहीं लगाएंगे। संतुलित बल लगाएंगे अगर, तो वो ऑब्जेक्ट जो है अपने ही स्थान पे रहेगा, वो अपने स्थान को कभी चेंज नहीं करेगा। विराम अवस्था से वो गति अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है, तो संतुलित बल नहीं होना है यहाँ पे। मात्र एक आरोपित बल नहीं, ये भी नहीं होगा। असंतुलित बल लगाएंगे तभी वो डायरेक्शन, अपना स्थिति को चेंज कर सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, असंतुलित बल। तो ये ऑप्शन सही है। जो भी बच्चे पहला, तीसरा और चौथा लगा रहे तो एकदम गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, बोल रहा है किसी भी सतह पे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, चौथा था।
4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी सतह पर गतिमान हो चुके पिंड को चलाते रहने के लिए कैसा बल चाहिए। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, गतिमान है, ठीक है, किसी भी सतह पर गतिमान हो चुका है, वो गतिमान हो चुका है पिंड और उसको चलते रहना है, तो चलते रहना है तो कैसा बल वहां पे चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो संतुलित बल होगा। ठीक है, कैसा बल होगा यहाँ पे, संतुलित बल। समझ रहे बात को, क्योंकि चलाते रहना है उसको, संतुलित बल वहां पे लगना है। ठीक है, अगर उसमें असंतुलित बल लगाएंगे तो रुक सकता है ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं, क्योंकि वो पहले से गतिमान है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि रुकी हुई ट्रेन जब अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री के पीछे की ओर झटका लगता है। इससे क्या पता चल रहा है, बताइए, इससे क्या पता चल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि जब ट्रेन अचानक से चल पड़ती है तो यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। कैसे, क्यों लगता है, पीछे की ओर झटका क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे विराम का जड़त्व लग रहा है। ठीक है ना, जड़त्व का नियम आपको याद होगा। तो रुका हुआ था, अचानक से चल रहा है, तो विराम का जड़त्व यहाँ पे लगा, क्योंकि बॉडी जो थी वो अपना रेस्ट में रहना चाह रही थी, क्योंकि ट्रेन रुका हुआ था। लेकिन वो ट्रेन अचानक से चल पड़ा तो बॉडी जो है पीछे जाएगी। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलती ट्रेन अचानक से रुक जाती है तो यात्री जो है आगे की ओर झटका लगता है उसको। तो इस तथ्य से क्या पता चल रहा है आपको। ठीक है, खबर क्या है कि वो ट्रेन जो है चल रहा है लेकिन रुक गया अचानक से, तो यहाँ पे हो जाएगा गति का जड़त्व। क्या हो जाएगा, गति का जड़त्व। जो भी अवमंदन बल लगा रहे थे गलत है। ठीक है ना, अवमंदन त्वरण भी लगा रहे वो भी गलत है। विराम में क्या बोल रहा है कि कोई भी ट्रेन हो अगर विराम अवस्था से तो वो गति करेगा तो ऑब्जेक्ट पीछे की ओर गिरेगा। लेकिन कोई भी ट्रेन जो है वो गति अवस्था में है और अचानक से ब्रेक लगा तो आदमी जो है आगे की ओर गिरेगा। ठीक है, तो ये गति का जड़त्व होगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पिंड पर बल केवल कांटेक्ट के ही कारण लगता है। नहीं, कांटेक्ट के कारण नहीं लगता है। 2 तरह के फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है। ठीक है ना, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स 2 होता है। तो आप यहाँ पे बताएं किसी पिंड पर बल केवल कांटेक्ट से ही लग सकता है क्या, बताइए। ये असत्य है, केवल कांटेक्ट से नहीं लगेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो ये अर्थहीन है, ये तो एकदम गलत है, सत्य भी नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये असत्य है, केवल स्पर्श से नहीं लगेगा, अनावश्यक भी नहीं होगा, एकदम गलत। जो बच्चे सब तीनों को टिक किए एकदम गलत है। समझ रहे बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर देखिएगा क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। ऊंची कूद में दूसरी ओर गद्दा लगा देने से चोट कम लगती है। क्यों लगेगा कम, बताइए, क्यों लगेगा कम चोट। ठीक है, अगर मान लीजिए गद्दा नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट जो है जमीन से टक्कर खाएंगे, लेकिन गद्दा लग जाने से जमीन से तो टक्कर होगा, लेकिन गद्दा क्या कर रहा है, आपका स्पीड को थोड़ा स्लो कर रहा है। ठीक है, तो पैर के रुकने का समय को क्या कर रहा है, वो बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो इसमें पैर पर बल नहीं लगता, ये गलत होगा। ये जो बच्चे सोच रहे होंगे एकदम गलत है। गद्दा मुलायम होता है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे ये अर्थहीन है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। गद्दा कर क्या रहा है, क्यों कम चोट लग रहा है, वो मैटर करता है, क्योंकि पैर के रुकने का समय को क्या किया, वो बढ़ा दिया है। ठीक है, और यह स्वाभाविक है, ये भी एकदम गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। मुक्केबाजी में जब प्रतिद्वंदी प्रहार करे तो दूसरी खिलाड़ी को चोट को न्यूनतम बनाने के लिए अपना चेहरा को क्या करना चाहिए।
अगर कोई आपको मुक्का मार रहा है चेहरा पे तो क्या करेंगे आप? अपना चेहरा को आगे बढ़ाएंगे या पीछे की ओर ले जाएंगे? क्या करेंगे आप? सो बताएं आप। ठीक है ना? तो आप अपने चेहरे को अगर दाईं ओर ले जाते हैं तो ये सही नहीं है। दाईं ओर भी नहीं ले जाएंगे आप। आगे बढ़ाएंगे तो आपको और ज्यादा चोट लगेगा। बाईं ओर भी नहीं ले जाना है। आप अपना फेस को क्या कर सकते हैं? पीछे करेंगे आप अपने फेस को। ठीक है? 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो बोल रहा है किसी पिंड के विराम के जड़त्व का निर्धारण किस भौतिक राशि के द्वारा यहाँ होता है? तो भार से यहाँ पे नहीं होना है। ठीक है? भार से नहीं होगा। आयतन से भी कोई लेना देना नहीं है। घनत्व से भी कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? द्रव्यमान से। ठीक है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप पढ़े होंगे, अगर मैं आपको पढ़ाया हूँ तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये द्रव्यमान को बोल रहा है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे अगला देखेंगे आप 12 नंबर क्वेश्चन। जब किसी पत्थर को सीधा फेंका जाएगा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर अगर फेंका जाता है सीधा ऊपर, तो उसकी गति के उच्चतम बिंदु पर उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण अगर सबसे ऊंचा बिंदु पर अगर पहुंच जाता है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो बताएं आप, उसका त्वरण क्या होगा? ठीक है? तो उसका त्वरण जो है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से आप चेक कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना? तो अगर सबसे ऊपर में पहुंच जाता है, अगर एक बिंदु पे पहुंच जाता है सबसे उच्चतम बिंदु पर, वहां शून्य होगा। लेकिन जब मैं आंसर इसका चेक किया तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहा था। ठीक है? तो शून्य भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसको एक बार चेक कर लेंगे और कमेंट में आप बताओगे फिर कि कौन सा आंसर सही है इसका। ठीक है? नियत नहीं होना है और पता नहीं मतलब क्या? कोई तो एक आंसर होगा ना। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? 13 नंबर बोल रहा है कि हाँ, यदि कोई पत्थर को ऊपर फेंका जाता है तो गति उच्चतम बिंदु पर इसका वेग क्या होगा? इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर में जब उच्चतम बिंदु होता है वहां पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 13 नंबर। तो 13 नंबर में जो इसका वेलोसिटी है सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? इसका ध्यान रखें आप, 0 हो जाएगा। ये नहीं होना है, ये नहीं होना है। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है यहाँ पे और इसको फेंक दिया गया यहाँ पे, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लीजिए कि यू कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मान होगा ही इसका। लेकिन एक बिंदु है जहाँ से ऊपर एकदम रुक जाएगा और फिर नीचे आना है इसको, तो इस स्थान पे जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है? तो इसी कारण से इसका आंसर जो है क्या होगा? वो 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी पिंड पर बल का आरोपण केवल तभी हो सकता है जब हम पिंड के संपर्क में हो। यह कथन सत्य है या असत्य है? अगर कोई भी पिंड पर बल लगाना है तो जरूरी नहीं कि वो कांटेक्ट में ही हो। ठीक है? जरूरी नहीं वो कांटेक्ट में हो। तो ये जो है एकदम असत्य है। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन हम लोग किए कि 2 तरह का फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है? तो ये बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं कि किसी को पे फोर्स लगाना तो उसको टच करके ही लगाया जाए, बिना टच किए हुए फोर्स लगाया जा सकता है। अब अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर हो गया। एक अचर बल नियत द्रव्यमान वाले पिंड पर लग कर कैसी गति पैदा करेगी? तो कैसा गति पैदा करेगा? एक अचर बल लग रहा है। अचर मतलब एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और कोई एक द्रव्यमान वाला पिंड पर लग रहा है, तो कैसा गति पैदा करेगा? सो बताएं आप। तो वो अगर अचर लग रहा है, नियत त्वरण वाला गति पैदा होगा यहाँ पे। ठीक है? नियत त्वरण वाला गति पैदा होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसमें 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ ये कहा जा रहा है आपसे कि किसी पिंड के वेग आधा कर देने से उसका संवेग क्या हो जाता है? अगर पिंड का वेग को आधा कर दिया जाए तो संवेग जो है वो भी आधा हो जाएगा, वो हो जाएगा आधा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट जो है 17 नंबर क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको देखिए आप क्या कर रहे हैं इसमें। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, ठीक है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया क्या होता है?
क्रिया तथा प्रतिक्रिया क्या होता है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ये सही है या गलत है? भिन्न भिन्न वस्तुओं पर हो सकते हैं या हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगते हैं? तो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भी लगते हैं, ये सही होगा। या इसका परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए, नहीं, ये चौथा जो है गलत है। हमेशा एक ही वस्तु पर लगना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं। भिन्न भिन्न वस्तुओं पर हो सकता है, नहीं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर, ठीक है। मतलब दो वस्तु का होना है बहुत जरूरी है, तभी यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम काम करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो जितने भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे कमेंट करेंगे कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।